हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैंने एमपीएससी 003 का एक पार्ट दोपहर में अपलोड किया था। आई होप आपने वो सभी क्वेश्चन अच्छे से कर लिए होंगे। मैंने कहा था कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं शाम तक अपलोड कर दूंगी, तो वही क्वेश्चन अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो देखो, एक क्वेश्चन है, गुयाना और त्रिनिदाद में गिरमिटिया श्रमिक की व्यवस्थाओं का वर्णन करना है। ये एक प्रकार के श्रमिक थे। तो इसकी प्रस्तावना में लिखेंगे आप कि गिरमिटिया श्रमिक व्यवस्था 19वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद के दौर में शुरू हुई थी, जब ब्रिटिश उपनिवेशों में मजदूरों की भारी कमी को पूरा करने के लिए मुख्यतः भारत और चीन से मजदूरों को अनुबंध कर कैरिबियन, दक्षिण अफ्रीका, फिजी आदि देशों में ले जाया गया। गुयान और त्रिनिदाद, जो कि ब्रिटिश उपनिवेश थे, वहां गन्ने के बागानों में श्रम की भारी आवश्यकता थी, इसलिए बड़ी संख्या में भारतीय श्रमिकों को वहां ले जाया गया। गिरमिटिया प्रणाली की प्रकृति कुछ ऐसी थी कि उनका एक अनुबंध था जिसको बोलते थे गिरमिट, जो श्रमिकों से 5 साल बाद में 10 साल के लिए काम का अनुबंध लिया जाता था, कॉन्ट्रैक्ट की तरह। भुगतान मजदूरी बहुत कम होती थी और कई बार समय पर नहीं मिलती थी। आवास और भोजन की बात करें तो बहुत खराब स्थिति थी, बहुत भीड़ भाड़ और अस्वच्छ वातावरण था। वापसी का विकल्प, अनुबंध की समाप्ति पर भारत लौटने का वादा था, लेकिन बहुत कम ही लौट पाए थे। निगरानी, श्रमिकों पर बागान मालिकों और अंग्रेजी अफसरों का कठोर नियंत्रण होता था और बिल्कुल कठोर अनुशासन में उनसे काम कराया जाता था। गुयाना में गिरमिटिया श्रमिक व्यवस्था। प्रवासन की शुरुआत, पहला जत्था 1838 में भारत से आया। मतलब एक ग्रुप भारत से आया था श्रमिकों का, और कुल मिलाकर लगभग 2.4 लाख भारतीय युआना भेजे गए। श्रमिक मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश और मद्रास, जो अब तमिलनाडु है, वहां से आए थे। और कृषि कार्य, गन्ने के बागानों में कठोर श्रम करना पड़ता था। काम के घंटे लंबे होते थे और परिस्थितियां तो बिल्कुल खराब, अमानवीय परिस्थितियां होती थी, बहुत ही गंदी जगह। सामाजिक प्रभाव की बात करें तो भारतीय संस्कृति, त्योहार जैसे होली, दिवाली, भाषा और धर्म को उन्होंने संरक्षित रखा। आज गुयाना की जनसंख्या में भारतीय मूल के लोग लगभग 40% हैं। त्रिनिदाद में गिरमिटिया श्रमिक व्यवस्था की बात करें तो प्रवासन की शुरुआत, पहला जत्था फातुल रजाक 1845 में 225 श्रमिकों को लेकर पहुंचा। कुल लगभग 1.5 लाख भारतीय त्रिनिदाद भेजे गए थे। श्रम व्यवस्था वहां की ऐसी थी कि गन्ना उद्योगों में श्रम के लिए ले जाया गया, और अंग्रेजी भाषा और ईसाई मशीनों का प्रभाव बहुत अधिक था। तो ईसाई मिशनों मतलब ईसाई धर्म का ज़्यादा प्रभाव था, और बोली जाती थी कौन सी? अंग्रेजी भाषा। और सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो भारतीय भाषाएं थी, भोजपुरी, जैसे भोजपुरी और तमिलनाडु, धर्म हिंदू मुस्लिम और परंपराएं जीवित रही। त्रिनिदाद में होसे यानी कि मुहर्रम, चटनी, म्यूजिक और रामलीला आज भी प्रमुख हैं। बसियो पांडे जैसे भारतीय मूल के लोग वहां प्रधानमंत्री बने। विशेषताओं की बात करें तो भौगोलिक क्षेत्र, युआना और त्रिनिदाद ब्रिटिश उपनिवेश थे। श्रमिक स्रोत, भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और तमिलनाडु से थे लोग। उद्देश्य था, गन्ना बागानों में उद्योगों के लिए श्रमिक चाहिए थे, और समस्याएं थी, शोषण होता था उनका, बहुत कठोर अनुशासन था, वेतन बहुत कम दिया जाता था और सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ता था। स्थायित्व, कई श्रमिक अनुबंधों के बाद वापस नहीं आए और वहीं बस गए थे। सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो भारतीय धर्म, भाषा, संगीत और पर्व आज भी जीवित हैं। तो इसके निष्कर्ष पे लिखेंगे कि गुयाना और त्रिनिदाद में गिरमिटिया श्रमिक व्यवस्था औपनिवेशिक शोषण का एक उदाहरण थी, जिसमें भारतीय श्रमिकों को झूठे वादों और अनुबंध के तहत विदेशों में कठिन श्रम के लिए भेजा गया। यद्यपि यह व्यवस्था बहुत अमानवीय थी, फिर भी इन श्रमिकों ने अपनी मेहनत, संस्कृति और पहचान को बनाए रखा। आज ये भारतीय प्रवासी समुदाय कैरिबियन समाज का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं।
आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये कैसी व्यवस्था थी। और फिर एक अगला टॉपिक जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है वो है लैटिन अमेरिका में क्षेत्रवाद के विकास का पता लगाएं या उस पर चर्चा करें। तो क्षेत्रवाद से तात्पर्य क्या है? किसी विशेष क्षेत्र के देश आपसी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने हेतु सहयोग की नीति अपनाएं। लैटिन अमेरिका में क्षेत्रवाद का विकास औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध साझा संघर्ष, आर्थिक निर्भरता को कम करने और वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामूहिक उत्तर देने की इच्छा से हुआ। समय के साथ इस क्षेत्र में बहुपक्षीय संगठन, मुक्त व्यापार समझौते और राजनीतिक गठबंधन बने। क्षेत्रवाद के विकास की प्रमुख अवस्थाएं क्या थी? कैसे इसने धीरे धीरे विकास किया? तो प्रारंभिक दौर 19वीं सदी से माना जाता है स्वतंत्रता के बाद के समय में। अधिकांश लैटिन अमेरिकी देशों ने 19वीं सदी के प्रारंभ में स्पेन और पुर्तगाल से स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त लैटिन अमेरिकी पहचान की परिकल्पना बनी, लेकिन राष्ट्रीय स्वार्थ और सीमाई विवादों ने क्षेत्रीय एकता को सीमित करके रख दिया। आर्थिक क्षेत्रवाद की शुरुआत 20वीं सदी के मध्य से मानी जाती है। 1950 से 70 के दशक में आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण नीति के तहत आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रयास हुआ। 1960 में LAFTA लैटिन अमेरिका फ्री ट्रेड एसोसिएशन की स्थापना हुई और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये बनाया गया। और 1980 में लैटिन अमेरिका इंटीग्रेशन एसोसिएशन इसका उत्तराधिकारी बना। राजनीतिक क्षेत्रवाद और सहयोग 1980 से 1990 के दशक की बात है, जब शीत युद्ध की समाप्ति और सैन्य शासनों के पतन के बाद लोकतंत्र की लहर ने राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा दिया। 1991 में साउथर्न कॉमन मार्केट की स्थापना, ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पैराग्वे इसके सदस्य थे। और CAN को पुनर्गठित किया गया, जिसमें बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और पेरू थे। और कैरेबियन कम्युनिटी की सक्रियता बढ़ी। कैरेबियन देशों का सामाजिक व आर्थिक संगठन बना हुआ था। वैकल्पिक क्षेत्रवाद 21वीं सदी के आरंभिक काल से शुरू हुआ। इसमें अमेरिका के प्रभाव से स्वतंत्र नीति की खोज में वामपंथी सरकारों ने वैकल्पिक संगठन बनाए। 2004 में ALBA क्यूबा और वेनेजुएला द्वारा प्रस्तावित सामाजिक सहयोग पर आधारित था ये। और 2008 में यूनियन ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन यानी कि यूरोपियन संघ की तर्ज पर एक राजनीतिक सामाजिक एकता की कोशिश की गई। और 2010 में कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन स्टेट्स OAS के विकल्प के रूप में, जिसमें अमेरिका और कनाडा को शामिल नहीं किया गया था। अगर उदारीकरण और नई आर्थिक संरचना की बात करें तो 2011 में पैसिफिक अलायंस की स्थापना, जिसमें चिली, कोलंबिया, मैक्सिको और पेरू थे, मुक्त व्यापार और वैश्विक बाजार से जुड़ने पर जोर दिया। चीन और भारत जैसे नए व्यापारिक साझेदारों के आगमन ने भी क्षेत्रीय एकता को नई दिशा दी। और क्षेत्रीयवाद की प्रमुख विशेषताएं थी, एक तो भौगोलिक सामीप्य यानी कि समान ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषाई विरासत, साझा औपनिवेशिक अनुबंध यानी स्पेनी और पुर्तगाली उपनिवेशवाद से उत्पन्न समान संघर्ष की भावना, अमेरिका विरोधी भावना यानी कि राजनीतिक क्षेत्रवाद में अक्सर अमेरिका के प्रभाव का विरोध होता था, और विकास का असंतुलन यानी ब्राजील और मेक्सिको जैसे देशों की भूमिका अधिक प्रमुख थी। कई स्तरों पर संगठन, आर्थिक, राजनीतिक, वैचारिक व क्षेत्रीय संगठन बने हुए थे। इसके समक्ष कुछ समस्याएं और बाधाएं थी, जैसे राष्ट्रीय हितों का टकराव था, आर्थिक असमानता और असंतुलित विकास, राजनीतिक अस्थिरता और वैचारिक मतभेद, संयुक्त राज्य अमेरिका और वैश्विक शक्तियों का हस्तक्षेप, और सीमित अवसंचार और परस्पर निर्भरता की कमी। देखो, इन वर्ड्स को समझ के इन पॉइंट्स को एक लाइन में या 2 लाइन में डिस्क्राइब कर देना, जिससे क्या होगा, आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। तो
आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। और इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि लैटिन अमेरिका में क्षेत्रवाद का विकास आर्थिक एकीकरण, राजनीतिक एकता और सांस्कृतिक पहचान की खोज के रूप में हुआ। यद्यपि कई बाधाएं हैं, फिर भी यह क्षेत्र बहुपक्षीय सहयोग की प्रयोगशाला बन चुका है। वैश्विक अस्थिरता और पश्चिमी वर्चस्व के बीच लैटिन अमेरिकी क्षेत्रवाद नई रणनीतिक संभावनाएं उत्पन्न कर रहा है। अगर इस पे शॉर्ट नोट आ जाए ना तो आप एज इट इज ही लिख देना, लेकिन अगर इस पे पूरा फुल क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इन पॉइंट्स को एक एक दो दो लाइन में डिस्क्राइब कर देना थोड़ा। चिली के विकास के इतिहास में इनके खनिज दोहन की महत्ता की व्याख्या करनी है। तो देखो, चिली, हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है चर्च और राज्य के बीच संबंध का परीक्षण कीजिए। इसके इंट्रो में लिखेंगे हम, चर्च और राज्य के संबंधों का मुद्दा सदियों से राजनीतिक और धार्मिक विमर्श का केंद्र रहा है। यह संबंध विशेष रूप से यूरोप, अमेरिका और इस्लामी दुनिया में ऐतिहासिक, दार्शनिक और संवैधानिक दृष्टि से गहन महत्व रखता है। चर्च धर्म का प्रतिनिधि है, जबकि राज्य धर्मनिरपेक्ष शक्ति का प्रतीक है। इनके बीच का संबंध कभी सहयोगात्मक, कभी विरोधात्मक और कभी स्वायत्तता आधारित रहा है। तो क्या है इसके अंदर, क्या है, जो चर्च है वो आर्थिक और राजनीतिक हर प्रकार से संबंधित है, लेकिन ये एक धर्म का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि राज्य का काम होता है धर्मनिरपेक्ष रूप से लोगों की सहायता करना। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखेंगे मध्यकालीन यूरोप। चर्च का वर्चस्व, सबसे पहले तो रोमन कैथोलिक चर्च ने राजनीतिक, कानून, शिक्षा और सामाजिक जीवन पर गहरी पकड़ बना ली थी। पोप और सम्राट के बीच सत्ता संघर्ष हुए, जैसे इन्वेस्टिचर विवाद, पुनर्जागरण और धर्म सुधार। मार्टिन लूथर जैसे धर्म सुधारकों ने चर्च की सत्ता को चुनौती दी। धर्म और राज्य को अलग करने की मांग बढ़ी। आधुनिक युग में लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता और संवैधानिकता के विकास के साथ चर्च और राज्य के बीच अलगाव की अवधारणा मजबूत हुई। अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने चर्च और राज्य के बीच स्पष्ट विभाजन की नीति अपनाई। चर्च और राज्य के संबंधों के 3 प्रमुख मॉडल रहे। पहला, एकता का मॉडल। चर्च और राज्य एक ही सत्ता का हिस्सा होते हैं, जैसे मध्यकालीन यूरोप, ईरान, यानी इस्लामी गणराज्य। दूसरा है पृथक्करण का मॉडल। चर्च और राज्य स्वतंत्र संस्थाएं होती है, जैसे अमेरिका और फ्रांस। तीसरा मॉडल है सहयोग का मॉडल। चर्च और राज्य स्वतंत्र होते हैं, पर कुछ क्षेत्रों में सहयोग करते हैं, जैसे जर्मनी और भारत, संवैधानिक सहिष्णुता में। चर्च और राज्य के संबंध के विविध पहलू हैं। एक है राजनीतिक प्रभाव। चर्च नीति निर्माण को प्रभावित कर सकता है, जैसे गर्भपात, समलैंगिक विवाह पर रूढ़िवादी रुख, और धार्मिक समूह चुनाव को भी प्रभावित करते हैं। शिक्षा और नैतिकता की बात करें तो चर्च पारंपरिक नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है, लेकिन यह आधुनिक वैज्ञानिक सोच से टकरा भी सकता है। धर्मनिरपेक्षता की चुनौती क्या है? जहां धर्म का प्रभाव अत्यधिक होता है, वहां धर्मनिरपेक्षता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संकट में पड़ सकती है। मुस्लिम देशों में शरीयत आधारित राज्य की अवधारणा चर्च राज्य अलगाव के विपरीत है। मानवाधिकार और अल्पसंख्यक संरक्षण। राज्य को धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, भले ही बहुसंख्यक चर्च विरोध कर रहे हों। अगर आलोचनात्मक दृष्टि से बात करें तो राज्य पर धार्मिक प्रभाव लोकतंत्र को बाधित कर सकता है। चर्च की कट्टरता राज्य की उदार नीतियों के खिलाफ जा सकती है। राज्य द्वारा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है, और धर्मनिरपेक्षता केवल राज्य की निष्क्रियता नहीं बल्कि न्यायपूर्ण हस्तक्षेप भी हो सकता है। और इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि चर्च और राज्य का संबंध एक संवेदनशील और बहुआयामी विषय है। लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि दोनों संस्थाएं स्वतंत्र रहते हुए एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करें।
आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में यह संबंध न तो पूर्ण पृथक्करण में है और न ही पूर्ण एकता में, बल्कि एक जिम्मेदार संतुलन की आवश्यकता है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक आस्था और राज्य की निष्पक्षता तीनों को सुरक्षित रख सके। अब अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो है औपनिवेशिक मेक्सिको में स्थानीय लोगों के साथ हुए व्यवहार के बारे में है। कैसा व्यवहार उनके साथ हुआ था, तो इसके इंट्रो में लिखेंगे कि औपनिवेशिक मेक्सिको, जिसे उस समय न्यू स्पेन कहा जाता था, पर 1521 में स्पेनिश विजय के बाद लगभग 300 वर्षों तक स्पेन का शासन रहा। इस अवधि में स्थानीय मूल निवासी समुदायों जैसे एस्टेक, माया और ओतोमी को न केवल राजनीतिक रूप से अधीन किया गया, बल्कि उनके साथ सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्तर पर भी व्यापक अत्याचार और शोषण किया गया। स्थानीय लोगों के साथ बर्ताव के प्रमुख आयाम थे। एक तो राजनीतिक अधीनता और दमन। एस्टेक साम्राज्य को हराने के बाद स्पेन ने स्थानीय शासनों को समाप्त कर उपनिवेशीय प्रशासन स्थापित किया और कैबिल्डो और वाइसराय के अधीन सरकारें स्थानीय लोगों की भागीदारी के बिना चलाई गई। भूमि और संसाधनों का हरण। स्पेनियों ने स्थानीय लोगों की भूमि छीन ली और एनकोमेंडा प्रणाली लागू की, जिसमें स्पेनिश विजेता स्थानीय लोगों से कर वसूलते थे और श्रम लेते थे। हासिएंडा प्रणाली के तहत स्थानीय किसानों को बड़ी जमींदारी व्यवस्था में बांधा गया था। श्रम का शोषण होता था और दास्ता प्रथा। स्थानीय लोगों को खनिज, खदानों, बागानों का और निर्माण कार्यों में जबरन लगाया गया। उन्हें कम मजदूरी, अत्यधिक कर और निर्दय दंड झेलने पड़ते थे। श्रम की मांग लाखों की संख्या में मूल निवासियों की मृत्यु का कारण भी बन जाती थी। धार्मिक बलात्करण। कैथोलिक चर्च ने स्थानीय धर्मों और विश्वासों को मूर्ति पूजा कहकर नष्ट कर दिया। जबरन धर्म परिवर्तन कराए गए। मिशनरियों द्वारा शिक्षा और धर्म प्रचार के नाम पर सांस्कृतिक दमन हुआ। संस्कृति और भाषा का विनाश। नहु, आत्माया और मिक्सटेक जैसी भाषाओं को दबाया गया। स्पेनी भाषा और यूरोपीय जीवन शैली को थोपने का प्रयास हुआ। पारंपरिक ज्ञान, कला और रीति रिवाज को पिछड़ा बताकर हाशिए पर रखा गया। नस्लीय भेदभाव और जातीय श्रेणीकरण। औपनिवेशिक समाज में कास्टा सिस्टम लागू था, जिसमें स्पेन से आए गोरों को सर्वोच्च स्थान मिला और स्थानीय और अफ्रीकी मूल के लोगों को निम्न जाति में रखा गया। मूल निवासियों को कानूनी, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार से वंचित किया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि आबादी में गिरावट आई। 16वीं शताब्दी में स्पेनियों के आने के बाद बीमारियां, युद्ध और श्रम शोषण के कारण स्थानीय आबादी में 80% तक गिरावट आई, बहुत बड़ी संख्या में। सांस्कृतिक संकट। मूल निवासियों की संस्कृति, धर्म और पहचान को गंभीर क्षति हुई। सामाजिक हीनता हुई। उन्हें सदियों तक द्वितीय श्रेणी के नागरिकों जैसा व्यवहार झेलना पड़ा। आंदोलनों की पृष्ठभूमि की बात करें तो ये शोषण ही आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का आधार बने। अगर निष्कर्ष की बात करें तो औपनिवेशिक मेक्सिको में स्थानीय लोगों के साथ बर्ताव शोषण, अपमान और नस्लीय वर्चस्व का प्रतीक था। स्पेनिश उदारवाद ने उन्हें न केवल राजनीतिक और आर्थिक रूप से वंचित किया, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान को भी मिटाने का प्रयास किया। यह अनुभव लैटिन अमेरिकी औपनिवेशिक इतिहास की एक कड़वी सच्चाई है, जिससे अनेक सामाजिक और ऐतिहासिक असमानताएं जन्मी, जिनके प्रभाव आज भी देखे जा सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है नौकरशाही पे पूछा जाता है। तो नौकरशाही पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या था नौकरशाही? सत्तावादी शासन एक ऐसा शासकीय ढांचा जिसमें सैन्य, नौकरशाही और तकनीकी वर्गों में गठजोड़ से सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इसमें लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती हैं या नष्ट कर दी जाती हैं और नागरिक स्वतंत्रता पर नियंत्रण रहता है। इसकी विशेषताओं में लिख सकते हैं सैन्य और तकनीकी वर्गों का शासन में प्रभुत्व, राजनीति दमन और नागरिक अधिकारों का हनन होता था। देखो, सैन्य तकनीकी वर्गों के शासन का प्रभुत्व था ही
और राजनीतिक दमन और नागरिक अधिकारों का हनन होता था, उनको कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे और उनसे उनका शोषण होता था। विकासवाद और आर्थिक स्थिरता पर जोर, लेकिन लोकतंत्र की बलि। विकास करते थे, आर्थिक स्थिरता पे भी जोर था, मतलब आर्थिक रूप से समृद्ध बनाए जाने पर भी था, लेकिन लोकतंत्र की बलि क्यों थी? क्योंकि शक्ति का केंद्रीकरण था। मार्क्सवादी, समाजवादी, ट्रेड यूनियन आदि पर क्या था? प्रतिबंध था। और लैटिन अमेरिका के संदर्भ में बात करें तो 1970 से 80 के दशक में सैन्य नौकरशाही शासन था। और चिली में था 1973 से 1990, और अर्जेंटीना में 1976 से 83, और ब्राजील में 1964 से 85। इन देशों में लोकतंत्र को समाप्त कर सेना और नौकरशाहों ने सत्ता पर नियंत्रण कर लिया था, और उद्देश्य था इसका आंतरिक शत्रु जैसे वामपंथी और पंथी और मजदूर संगठन का सफाया करना, विकास और स्थिरता के नाम पर विदेशी निवेश आकर्षित करना। इसका नतीजा ये हुआ कि लोकतंत्र का ह्रास हुआ, मानवाधिकार का हनन हुआ, जैसे अर्जेंटीना में गायब लोग, और असमान विकास और सामाजिक असंतोष बढ़ा। लैटिन अमेरिका में गुलामी की संस्था की विरासत की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। तो ऐसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, देखो मैंने इसके पहले पार्ट में भी आपको इसके बारे में बताया था, इसको थोड़ा सा और मैं बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में आने वाला है, तो थोड़ा सा सुन लो, दोनों को मिला के लिख दोगे तो अच्छा आंसर बन जाएगा। 16वीं और 19वीं सदी तक अफ्रीकी गुलामों को जबरन लाकर ब्राजील, कैरेबियन, कोलंबिया, वेनेजुएला आदि में गन्ना, कॉफी और खनन कार्यों में लगाया गया। ब्राजील सबसे बड़ा गुलाम आयात देश था, लगभग 40% अफ्रीकी गुलाम यहीं से लाए गए थे। अगर इसकी विरासत की झलक की बात करें तो सामाजिक नस्लीय असमानता और भेदभाव आज भी मौजूद हैं। अफ्रीकी वंशज समुदाय वंचित हैं। आर्थिक रूप से गुलामों को श्रमिक न मानने से उनकी पीढ़ियां गरीबी में फंसी रही। सांस्कृतिक, अफ्रीकी भाषाएं, संगीत, धर्म और रीति रिवाज लैटिन अमेरिकी संस्कृति में समाहित हो गए। राजनीति की बात करें तो सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व की लड़ाई अब भी जारी है। न्याय के कई देशों में आज तक ब्लैक लिव्स मैटर जैसे आंदोलनों के स्थानीय रूप सक्रिय हैं। और इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि लैटिन अमेरिका में नौकरशाही, सत्तावाद और गुलामी की विरासत दोनों ने लोकतांत्रिक विकास और सामाजिक समानता में गंभीर बाधाएं उत्पन्न की हैं। यहाँ एक और नौकरशाही शासन ने राजनीतिक स्वतंत्रता छीनी, वहीं गुलामी की विरासत ने गहरे सामाजिक विभाजन और नस्लीय असमानता को जन्म दिया, जो आज भी चुनौती बनी हुई है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कृषि सुधारों पर आता है। तो क्या हुआ लैटिन अमेरिका में, कैसे कृषि सुधार हुए? 20वीं शताब्दी के दौरान भूमि सुधारों का उद्देश्य था भूमिहीनों को भूमि देना, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना और सामाजिक समानता को स्थापित करना। स्पेनी औपनिवेशिक शासन के समय से ही भूमि का विवरण अत्यंत असमान रहा। कुछ कुलीन परिवारों के पास विशाल जमीनें थी, जबकि अधिकांश किसान भूमिहीन थे। इस असमानता को दूर करने के लिए विभिन्न देशों में कृषि सुधार कार्यक्रम चलाए गए, पर उनकी प्रकृति अलग अलग और सफलता मिश्रित रही। कृषि सुधारों की प्रकृति थी राजनीतिक प्रेरणा के आधार पर। तो ये हमने लोक अधिकारवादी आंदोलनों में भी इसके बारे में पढ़ा है, वैसा ही है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा आपने अगर इसका पहला पार्ट देखा होगा तो। वामपंथी प्रेरित सुधार, क्यूबा, चिली, वेनेजुएला जैसे देशों में क्रांति या समाजवादी नीति के तहत, और उदारवादी लोकतांत्रिक सुधार में मैक्सिको, पेरू, कोलंबिया आदि में भूमि पुनर्वितरण के संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा। भूमि पुनर्वितरण की विधि क्या थी? जमींदारों की अतिरिक्त भूमि को क्या कर लेते थे? जब्त करके गरीब किसानों को दे देते थे, और सामूहिक कृषि प्रणाली चालू की, जैसे क्यूबा में, या व्यक्तिगत स्वामित्व जैसे मैक्सिको में। कभी कभी मुआवजे के साथ जब्ती को तो कहीं बलपूर्वक अधिग्रहण देखा गया। संस्थागत ढांचे की बात करें तो कुछ देशों ने सुधारों को लागू करने के लिए स्वतंत्र भूमि सुधार आयोग बनाए, जैसे INRA बोलीविया में बनाया गया।
सुधारों में सहकारी समितियों, ऋण व्यवस्था, तकनीकी सहायता की भूमिका पर जोर दिया गया। कृषि सुधारों की सफलता का समग्र परीक्षण करें तो सफलता का क्षेत्र भूमि वितरण में वृद्धि, कुछ हद तक भूमिहीनों को जमीन मिली, सामाजिक जागरूकता, किसानों में अधिकारों को लेकर चेतना आई, राजनीतिक स्थायित्व में योगदान, किसान आंदोलनों को शांत करने में मदद मिली। विफलताओं और समस्याओं की बात करें तो कमजोर क्रियान्वयन, राजनीतिक इच्छा शक्ति और संस्थागत क्षमता की कमी थी, तकनीकी सहायता का अभाव, भूमि मिलने के बाद किसानों को संसाधन नहीं मिले, राजनीतिक अस्थिरता थी, सैन्य शासन या दखल ने सुधारों को उलट दिया था और राजनीतिक अस्थिरता थी, सैन्य शासन या दखल ने सुधारों को उलट दिया और न्यून उत्पादकता, भूमि का छोटा आकार, संसाधनहीनता और शिक्षा में कमी आई। और इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि लैटिन अमेरिका में कृषि सुधारों की प्रकृति राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से विविध रही। भूमि देना तो आसान था पर उसे उपजाऊ और टिकाऊ बनाना सबसे कठिन साबित हुआ। इन सुधारों ने सामाजिक अन्याय को चुनौती तो दी, लेकिन उत्पादकता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और ग्रामीण समृद्धि के लक्ष्य को पूर्ण प्राप्त नहीं किया जा सका। सुधारों की आंशिक सफलता यह दिखाती है कि सिर्फ भूमि वितरण नहीं बल्कि समग्र ग्रामीण विकास नीति आवश्यक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नए सामाजिक आंदोलनों की मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। लैटिन अमेरिका के संदर्भ में बताएंगे ये सारी चीजें। देखो ये सारी चीजें ना एक दूसरे से कनेक्टेड है क्योंकि सब चीज तो लैटिन अमेरिका के बारे में ही है। तो आप अगर एक बार उसका बैकग्राउंड समझ गए ना इन क्वेश्चन से, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं 100% श्योरिटी से कह सकती हूँ आप उसे बहुत अच्छे से करके आएंगे। तो सबसे पहले इसके इंट्रो में लिखेंगे कि नए सामाजिक आंदोलन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 21वीं सदी में उभरे। वे जन आंदोलन हैं जो केवल आर्थिक मांगों तक सीमित नहीं थे बल्कि पहचान, अधिकार, पर्यावरण, लिंग, नस्ल, जातीय और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर केंद्रित थे। लैटिन अमेरिका में ये आंदोलन पुरानी सैन्य सत्ताओं, नव उदारवाद, सामाजिक असमानता और सांस्कृतिक दमन के खिलाफ नवीन नागरिक चेतना के रूप में उभरे। लैटिन अमेरिका में नए सामाजिक आंदोलन की मुख्य विशेषताएं बात करते हैं। पहचान आधारित आंदोलन, जातीयता, लिंग, पर्यावरण, मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर केंद्रित थे ये पहचान आधारित आंदोलन। विकेंद्रीकृत नेतृत्व, इसमें पारंपरिक नेताओं की बजाय सामूहिक नेतृत्व और स्थानीय समुदायों की भागीदारी थी। राज्य से बाहर सक्रियता, ये आंदोलन सरकार के भीतर नहीं बल्कि समाज के स्तर पर संगठित होते हैं। गैर हिंसात्मक और रचनात्मक तरीके, प्रदर्शन, नाटक, गीत, सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखते हैं। नव उदारवाद और कॉरपोरेट शोषण का विरोध, भूमि, जल, खनिज आदि के निजीकरण के खिलाफ आवाज उठाते हैं। स्थानीय मुद्दों पर जोर की बात करें तो आदिवासी अधिकार, महिलाओं की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण प्रमुख विषय रहे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नेटवर्किंग, वैश्विक संगठन, एनजीओ और मानवाधिकार समूहों से समर्थन मिला। लोकतंत्र और भागीदारी की मांग, केवल रोटी नहीं सम्मान और निर्णय प्रक्रिया में भी भागीदारी की मांग उठी। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि लैटिन अमेरिका में नए सामाजिक आंदोलनों ने परंपरागत वर्ग आधारित संघर्ष से हटकर एक बहुआयामी पहचान आधारित और सहभागी राजनीति को जन्म दिया। ये आंदोलन केवल विरोध नहीं बल्कि वैकल्पिक सामाजिक संरचनाओं की मांग भी करते हैं जिससे लोकतंत्र, समानता और पर्यावरणीय न्याय को मजबूती मिलती है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैटिन अमेरिकी देशों में महिलाओं की लामबंदी पर एक निबंध लिखिए या फिर नारीवाद पे एक क्वेश्चन आता है। लैटिन अमेरिका जहाँ लंबे समय तक सामंती, औपनिवेशिक और पितृसत्तात्मक ढांचों ने महिलाओं को हाशिए पर रखा, वहाँ 20वीं सदी के मध्य से महिलाओं की जागरूकता, संघर्ष और लामबंदी की एक सशक्त परंपरा विकसित हुई है। यह लामबंदी केवल महिला अधिकारों तक सीमित नहीं रही बल्कि राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार आंदोलनों से भी जुड़ी रही। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, औपनिवेशिक काल में महिलाओं की स्थिति अत्यंत सीमित और पराधीन रही।
20वीं सदी में शिक्षा, शहरीकरण और श्रमिक आंदोलनों ने महिलाओं को संगठित होने की भूमिका दी। सैन्य तानाशाही और मानवाधिकार उल्लंघनों के समय महिलाओं की राजनीतिक चेतना प्रखर हुई, जैसे अर्जेंटीना और मदर्स ऑफ प्लाजा डे मायो में। महिलाओं की लामबंदी प्रमुख क्षेत्र में थी। एक तो राजनीतिक आंदोलन में भागीदारी, महिलाओं ने तानाशाही शासन और सैन्य अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। अर्जेंटीना में मदर्स ऑफ प्लाजा डे मायो और चिली में मर्दितास विवास जैसे संगठनों ने गायब लोगों के लिए संघर्ष किया। महिला अधिकार और लैंगिक न्याय एक भी कम नहीं है, मतलब इस तरीके के आंदोलनों ने लैंगिक हिंसा और स्त्री हत्या के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई, गर्भपात के अधिकार, घरेलू हिंसा और समान वेतन के लिए आंदोलन चलाए। श्रमिक महिलाओं की लामबंदी में था। घरेलू कामगार महिलाएं संगठित होकर श्रम अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थी, जैसे ब्राजील और बोलीविया में। महिला सहकारी समितियों और माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क का विकास भी हुआ। आदिवासी और ग्रामीण महिलाओं की सक्रियता में क्या था कि मूल निवासी महिलाएं भूमि अधिकार, जल स्रोत और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा में अग्रणी रही। उदाहरण एवा मोरालेस सरकार ने बोलीविया की ग्रामीण महिलाओं की बड़ी भूमिका इसमें रही। शिक्षा, स्वास्थ्य और नेतृत्व की भागीदारी में महिलाओं की शिक्षा दर बड़ी है, जिससे वे राजनीतिक, पत्रकारिता, कानून और एनजीओ में सक्रिय हो सकी। कई देशों में महिलाएं मंत्री, सांसद, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी बनी, जैसे मिशेल बैचलेट और चिली में। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो एक है अंतर्विषयक संघर्ष। महिला मुद्दों के साथ वर्ग, नस्ल, पर्यावरण जैसे विषय भी जुड़े हुए थे। सिविल सोसाइटी की ताकत की बात करें तो एनजीओ और जमीनी संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। नवीन माध्यमों का उपयोग, सोशल मीडिया, लोक कला और शांति रैलियों का प्रयोग किया गया। आत्मनिर्भर नेतृत्व, पुरुषों की छाया से हटकर महिलाओं को स्वयं का नेतृत्व और एजेंसी पर मिली। चुनौतियां थी। पितृसत्तात्मक मानसिकता की जड़ें अब भी गहरी थी। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक भागीदारी सीमित थी। हिंसा और उत्पीड़न की दरें अब भी ऊंची थी। नव उदारवाद ने महिलाओं की असमानता को कुछ क्षेत्रों में और गहरा किया, और इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि लैटिन अमेरिका में महिलाओं की लामबंदी ने सामाजिक बदलाव, न्याय और समानता की दिशा में मजबूत प्रभाव डाला। यह आंदोलन केवल स्त्री मुक्ति की बात नहीं करते, बल्कि संपूर्ण समाज के लोकतांत्रिक पुनर्गठन की मांग करते हैं। महिला लामबंदी लैटिन अमेरिका के लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की रीढ़ बन चुकी है। ब्राजील में आर्थिक उतार चढ़ाव पे भी क्वेश्चन आता है, तो इसमें आप बताएंगे कि तो ब्राजील जो है वो लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी आर्थिक संरचना कृषि, खनन, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र पर आधारित है। इसकी आर्थिक वृद्धि का इतिहास अस्थिरता और चक्रीय उतार चढ़ाव से भरा रहा है। ये चक्र वैश्विक बाजारों जैसे कच्चा माल की कीमतों, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक नीतिगत निर्णयों से गहरे प्रभाव होते रहे। आर्थिक चक्रों की प्रकृति की बात करें तो चक्रीय और अस्थिर। ब्राजील की अर्थव्यवस्था बूम यानी कि तेजी और बस्ट यानी कि मंदी के दोहराव में चलती रही, जैसे 2000 से 2000 तक तेजी का दौर और 2014 से 2016 भारी मंदी। भारी निर्भरता। अर्थव्यवस्था विशेष रूप से खनिज, कृषि और कच्चे माल के निर्यात पर निर्भर है, जो वैश्विक मांग और कीमतों से प्रभावित होता है। नीतिगत असंगतता। आर्थिक नीतियां अक्सर राजनीतिक दबाव के अधीन रही हैं, जिससे मुद्रास्फीति, ब्याज दरें और ऋण में अस्थिरता आई है। प्रमुख आर्थिक चक्र और उनके लक्षण हैं 1960 से 80 विकासवाद और सैन्य शासन की अर्थव्यवस्था। उच्च विकास दर था 1968 से 73 में, परंतु बढ़ती भारी ऋण निर्भरता और मुद्रास्फीति भी थी। 1980 के दशक को लॉस्ट डिकेड कहा गया और 1990 उदारीकरण और स्थिरीकरण का प्रयास हुआ। मुद्रास्फीति नियंत्रण हेतु प्लानो रियल 1994 चलाया गया। बाजार खोलने और निजीकरण की इसमें नीति अपनाई गई, लेकिन वित्तीय संकटों से संवेदनशीलता जैसे एशियाई संकट
1997 का भी सामना करना पड़ा। 2000 से 2010 में उभरती शक्तियों और बूम दौर चीन की मांग से कृषि और खनिज निर्यात में उछाल आया। सामाजिक योजनाएं, गरीबी में कमी आई, लेकिन भारी निर्भरता बनी रही एज इट इज। 2014 और 16 में मंदी और राजनीतिक संकट की बात करें तो आर्थिक गिरावट, भ्रष्टाचार, घोटाले, जीडीपी में गिरावट, निवेश में कमी, बेरोजगारी में वृद्धि हुई। कोविड महामारी और पुनरुत्थान 2020 की मांगे, उस समय की मांग में गिरावट आई और आर्थिक संकुचन हुआ। अभी तक यही सब चल रहा है और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जारी रही, लेकिन मुद्रास्फीति और ऋण प्रमुख चिंता का विषय बने रहे। इसकी विशेषता है निर्यात उन्मुख असंतुलन, यानी कि निर्यात पर अत्यधिक निर्भरता, विशेषकर कच्चे माल पर। राजनीतिक अस्थिरता का प्रभाव, भ्रष्टाचार और सत्ता परिवर्तन से नीति में बार बार बदलाव आया। वित्तीय अस्थिरता, ब्याज दरें, मुद्रा विनिमय दरों में तेजी से उतार चढ़ाव आया। सामाजिक असमानता, यानी कि आर्थिक भूम के बावजूद गहरी आय और क्षेत्रीय असमानताएं थी। नीतिगत प्रतिक्रियाएं, अक्सर संकट के समय में त्वरित लेकिन अल्पकालिक उपाय थे। और इसके निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि ब्राजील की आर्थिक चक्रीयता इसकी प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता, नीतिगत अस्थिरता और वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं से गहराई से जुड़ी हुई है। जब तक ब्राजील विविधीकरण, शिक्षा, तकनीकी और स्थिर शासन व्यवस्था को मजबूत नहीं करता, तब तक उसकी अर्थव्यवस्था बूम बस्ट चक्र से मुक्त हो ही नहीं सकती। भारत और लैटिन अमेरिका के संबंधों के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें आप लिखेंगे कि 21वीं सदी में भारत और लैटिन अमेरिका के संबंध एक नई गति और गहराई के साथ उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले जहां दोनों क्षेत्रों के संबंध सीमित और प्रतीकात्मक थे, वहीं अब ये रणनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग की दिशा में बढ़ रहे हैं। वैश्विक दक्षिण सहयोग और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था ने इस निकटता को और अधिक प्रासंगिक बना दिया है। भारत लैटिन अमेरिका से संबंधित प्रमुख क्षेत्र हैं आर्थिक सहयोग। भारत का लैटिन अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार जो 40 अरब डॉलर से अधिक है, 2023 का ये आंकड़ा है। प्रमुख व्यापारिक साझेदार ब्राजील, मेक्सिको, अर्जेंटीना और चिली और पेरू। भारत आयात करता है कच्चा तेल, तांबा, सोया और लिथियम आदि का। भारत निर्यात करता है दवाइयाँ, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स, आईटी सेवाएं भी। ऊर्जा और संसाधन सहयोग की बात करें तो तेल और गैस क्षेत्र में भारत की कंपनियां वेनेजुएला, ब्राजील आदि में सक्रिय रही हैं। और लिथियम त्रिकोण चिली, बोलीविया, अर्जेंटीना में भारत की रणनीति रुचि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। कृषि और खाद्य सुरक्षा, कृषि तकनीक, जल प्रबंधन और खाद्य प्रसंस्करण में सहयोग के अवसर हैं। अब ब्राजील और अर्जेंटीना से दलहन और तिलहन आयात भारत की खाद्य आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है। फार्मा और हेल्थ केयर, भारत की दवा कंपनी जैसे सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज कई लातीनी देशों में कम लागत वाली दवाइयाँ उपलब्ध करा रही हैं। और कोविड-19 महामारी के समय वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने वैक्सीन भी भेजी थी। सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंध की बात करें तो योग, आयुर्वेद, भारतीय फिल्में और नृत्य लैटिन अमेरिका में लोकप्रिय हो रहे हैं। ICCR स्कॉलरशिप्स और ITEC कार्यक्रमों के तहत छात्रों व अधिकारियों का आदान प्रदान भी होता है। राजनयिक और बहुपक्षीय सहयोग की बात करें तो G20, ब्रिक्स जैसे मंचों पर सहयोग बढ़ा है। WTO, UN और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर समान दृष्टिकोण भी रहा। इसके सामने कुछ चुनौतियां भी रही, जैसे भौगोलिक दूरी और संपर्क की कमी रही। भाषा और संस्कृति का भी अंतर था। सीधे हवाई अड्डे, मार्ग और व्यापार नेटवर्क सीमित थे। चीन की गहरी पकड़ थी। लैटिन अमेरिका में भारत को चीन से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। निष्कर्ष की बात करें तो भारत और लैटिन अमेरिका के बीच संबंध रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से
लगातार गहरे हो रहे हैं। भविष्य की वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में यह संबंध दक्षिण दक्षिण सहयोग का एक उदाहरण बन सकता है। यदि भारत इन संबंधों में निरंतर विविधता और गहराई बनाए रखता है तो लैटिन अमेरिका उसके लिए न केवल बाजार बल्कि सहयोग और साझेदारी के रूप में भी सशक्त भूमिका निभा सकता है। तो ये टॉपिक्स और आप अच्छे से कर लेना, आपका पेपर बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर होगा, ये तो पक्का है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और देखते रहें जीके बैंक।